जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। आप लोग क्लास 10th में हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। लगभग 10 सब्जेक्टिव है। अगर आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आपको 10 ऑब्जेक्टिव काफ़ी आसानी से आपको याद करने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और काफ़ी आसानी से आप लोग एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना भी है, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। तो शुरू करते हैं। और उससे पहले देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक ना, जो कि आपको कॉपी में लिखना भी है। तो पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना है, व्हाट्सएप ज्वाइन हो जाना है, और इंस्टाग्राम फॉलो करना है तो कर लीजिए, नहीं तो नहीं करना है मत कीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि इंस्टाग्राम आप लोग फॉलो कीजिए, लेकिन टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों फॉलो कर लीजिएगा, ठीक ना, ज्वाइन हो जाइएगा और फॉलो कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा आसानी से, आप लोग कॉपी में लिख के आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक ना। अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ज्वाइन हो जाइए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। जब 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, ठीक ना। देखिए, ये 2020 में पूछ चुका है, 2019 में, 2014 में, 2013 में, तो ये 2026 में आने की संभावना भी है, ठीक ना। तो आपको पूरा देखना है और आपको समझना है। तो यहाँ पर है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे, ये जो नीचे है ना, ये इसके प्रमुख कारण थे। तो पहला कारण क्या थे, मध्य वर्ग का शासन पर प्रभाव, ठीक ना, मध्य वर्ग का शासन पर प्रभाव। दूसरा कारण था राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। तीसरा कारण है समाजवाद का प्रसार, ठीक ना। चौथा कारण है लुई फिलिप की नीति की असफलता। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ, ठीक ना। तो आपको ये कारण लिख देना है। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको ये कॉपी में लिख लेना है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, और जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, ठीक ना। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, हो सकता है कि सर्च में ना आए। दूसरा नंबर है यहाँ पर, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, ये भी 4 बार पूछा जा चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा इटली जर्मनी का एकीकरण, इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ। यानी इटली जर्मनी का एकीकरण जो हुआ वो ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, तथा ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। तो आपको ये लिख देना है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर ये होगा। तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर है, यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है। घेटो का अर्थ पूछ रहा है, ठीक ना। तो घेटो का आपको यह अर्थ बताना है ये कि घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया, परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म, प्रजाति, जाति या सामान्य पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है, ठीक ना। तो आपको ये सही आंसर लिख देना है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक ना। 2 नंबर का मिलेगा ये, तो 2 नंबर आप लिख देंगे तो 2 नंबर पक्का मिल जाएगा आपको, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और आप लोग याद कर लेते हैं तो। चौथा नंबर है यहाँ पर, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, VVI इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद करना है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, ये काफ़ी बार आ चुका है, लेकिन मैं सिर्फ 2011 लिखा है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। तो पहला बाधाएं क्या थी, पहली बाधाएं यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर पहली बाधाएं हैं कि लगभग 300 छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक ना, 300 छोटे छोटे राज्य हैं। दूसरी बाधाएं क्या है, इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं। तीसरी, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव है। चौथी, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। और पांचवा, मेटरनिक की प्रतिक्रिया विधि नीति। तो ये जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं थी, ठीक ना। तो आपको ये लिख देना है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक ना। 5 नंबर की ओर चलते हैं। 5वां नंबर है,
शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे बोला जा रहा है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो जब यहाँ पे होगा इसका सही आंसर, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका एवं साम्यवादी रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर वाकदंड के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता था। तो शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग ये समझते हैं, जो मैंने अभी पढ़ा, तो आपको ये लिख देना है पूरी, आपका सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैंने वो इसीलिए लिखा था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। 6 नंबर की ओर चलते हैं। छठा नंबर यहाँ पर राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है ना। 6 नंबर क्या है यहाँ पर, राष्ट्रवाद क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक ना। इसमें जैसे 10 क्वेश्चन है, 10 में से एक आने की संभावना है, लेकिन 10 में से कौन आएगा ये पता नहीं। छठा नंबर है, राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है। यानी कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है, ठीक ना। तो आपको ये लिख देना है, आपको अच्छे से याद करना है, आपको कॉपी में लिख लेना है, ठीक ना। 7वां नंबर है यहाँ पर, मेटरनिक युग क्या है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेटरनिक युग क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। 7 नंबर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर है, ऑस्ट्रिया के चांसलर, ठीक ना। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिक थे। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। अगर कहीं पे पूछ दे कि मेटरनिक युग किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं, ठीक ना। तो आपको ये पढ़ लेना है। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोधी था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थन था। वह राजा के देवी अधिकार में विश्वास रखता था, ठीक है ना। तो आपको ये लिख देना है, तो आपका सही हो जाएगा। प्यारे छात्रों, 10 क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन 8 क्वेश्चन है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है ना। 8 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर यहाँ पर, वियना कांग्रेस को 2 उपलब्धियां बताएं, ठीक है ना। वियना कांग्रेस को 2 उपलब्धियां बताएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए। वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी, नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनः स्थापना का प्रयास किया गया, ठीक ना। ये था। फ्रांस और स्पेन में बोर्बो राजवंश को फिर स्थापित किया गया, ठीक ना। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। प्यारे छात्रों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन हो जाइए। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसी तरह बने रहिए हर वीडियो में।